नमस्कार साथियों। स्केल अप आईएएस में आपका स्वागत है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस फॉर 25 नवंबर 2025 एंड द टॉपिक इज लेबर रिफॉर्म नीड्स सोशल कॉन्सेंसस। तो अभी आपने देखा होगा कि भारत में बहुत बड़े स्तर पे लेबर रिफॉर्म्स हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि 2019 एंड 20 में 4 लेबर कोड इम्प्लीमेंट करे गए। अभी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ग्राउंड लेवल पे वो 2026 में होगा। बट जो 4 लेबर कोड है वो कोड्स पास कर दिए गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो भी लेबर रिफॉर्म हुआ है, वो जो नए 4 लेबर कोड बने, दैट्स द लेबर रिफॉर्म। काफी सारे चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं इन द लेबर लॉ। वो जो लेबर रिफॉर्म हुआ है वो सबके लाइक जो लेबर यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उनके कॉन्सेंसस के बिना हुआ है। हर बार क्या होता है, ट्रेड यूनियंस की मीटिंग्स होती है, लेबर मीटिंग्स, उसको हम इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस बार इतना बड़ा एक रिफॉर्म कर दिया गया विदाउट कंसल्टिंग द लेबर्स। इट इज सिमिलर टू द थिंग, जब आपको पता होगा कि फार्म लॉज, इतने बड़े स्तर पे जो फार्म लॉज है, फार्म रिफॉर्म्स भारत में, है ना, कृषि कानून, उसका जब उसको जब इम्प्लीमेंट किया गया, उसको जब पास किया गया बिल्स को, तो फार्मर्स के साथ कंसल्ट नहीं किया, जिसकी वजह से फार्मर्स ने साल भर तक स्ट्राइक करी एंड सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि पूरे साल भर तक वो दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया, आम आदमी को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सरकार को भी काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एंड द रीजन वाज गवर्नमेंट डिड नॉट कंसल्टेड द फार्मर्स बिफोर पासिंग द बिल्स और बिफोर फ्रेमिंग द बिल्स। एंड वही सेम चीज लेबर रिफॉर्म्स में भी हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि विदाउट कंसल्टिंग द ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, बहुत बड़े लेवल पे लेबर रिफॉर्म हमको देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स एंड जिसकी वजह से अभी फरवरी के महीने में भी लेबर यूनियंस ने स्ट्राइक्स का ऐलान कर दिया है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना स्मूथ नहीं होने वाला है। एंड वही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल बी लुकिंग एट, लेट अस सी। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट लेबर कोड्स। लेबर कोड्स क्या होते हैं? लाइक जो अभी 4 लेबर कोड अनाउंस करे गए, बिल पास कर दिए गए, लेबर कोड्स, तो जितने भी लेबर लॉज हैं दे फॉल अंडर दीज लेबर कोड्स। तो इन लेबर कोड्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन वाई लेबर कोड्स मैटर इकोनॉमिकली, द इम्पोर्टेंस ऑफ labor codes, the economical significance of labor codes, that we will discuss. Then we will be talking about why labor unions remain uneasy. Like जो labor unions हैं, trade unions, labor unions, they are not at all happy with this labor code. जो because उसमें कुछ ऐसी ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो लेबर्स लाइक दे आर अपोजिंग इट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। अब अगर हम समय के साथ साथ नेचर ऑफ वर्क भी इवॉल्व कर रहा है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, न्यू रियलिटीज एंड ओल्ड गैप्स। देन वी विल बी डिस्कसिंग द मिसिंग इंस्टीट्यूशन, ट्राइपार्टाइट डायलॉग। तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि लेबर रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिया गया विदाउट कंसल्टिंग द लेबर यूनियंस, सो द मिसिंग डायलॉग, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आखिरी में वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर बाय टॉकिंग अबाउट व्हाई स्टेट्स, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, मैटर इन लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन। लेबर कोड जो होता है वो एक, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसका मतलब बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज अ रोल टू प्ले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली नेशनल लेवल पॉलिसीज पे, नेशनल लेवल फ्रेमवर्क पे काम करता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होगा, उसको रिफाइन करना, ट्यून करना, उसको अडाप्ट करना बेस्ड ऑन द रियलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रियलिटीज है। एवरी स्टेट हैज गॉट इट्स ओन जियोग्राफी, एवरी स्टेट हैज गॉट इट्स ओन इकोनॉमी, जहाँ पे अलग अलग रिसोर्सेस हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। तो दैट्स वाई
state government also plays a role in the implementation of this labor code, एंड उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच वी विल बी लुकिंग इन दिस लेक्चर. हम एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. तो दिस इज द हिंदू editorial analysis of 25th November 2025, and the exact title of the editorial is Smooth Execution of the Labor Codes is Linked to Tripartite Consultations. तो सबसे पहले let us try to understand what are labor codes. So the union government has consolidated 29 existing labor laws into four comprehensive labor codes, and the four labor codes include. तो जो हमारी केंद्र सरकार है उसने जो 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है उसको चार कंप्रहेंसिव लेबर कोड्स में एडजस्ट कर लिया. लाइक 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज दे गॉट converted into four labor codes. So these 29 existing laws are now the part of these four labor codes which we are discussing. The first labor code is the Code on Wages 2019. The second labor code is the Industrial Relations Code 2020. The third labor code is the Code on Social Security 2020. And the final labor code is the Occupational Safety, Health and Working Conditions. So it is the OSH code 2020. तो ये जो चार लेबर कोड है दैट इज द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020. अब देखो द कोड ऑन वेजेस नाम से पता चल रहा है कि इट इज मेनली रिलेटेड टू द वेजेस, एंड वेजेस इज अ वेरी बिग इशू क्योंकि the main idea is to safeguard the labels, safeguard the laborers with from exploitation. क्योंकि employer industries can exploit the laborers, and to safeguard the laborers there are laws are there, and the laws related to wages are the part of the code on wages 2019. Then we have the code on like the industrial relations code 2020, the code on social security 2020, and the occupational safety health and working conditions code 2020. अब काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी ने अपने ड्राफ्ट रूल्स को ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, एंड 2026 तक फुल इम्प्लीमेंटेशन, लाइक इट इज scheduled फॉर फुल इम्प्लीमेंटेशन in 2026. So these labor codes, they are scheduled for full implementation in 2026. अब हम डिस्कस करेंगे वाई लेबर कोड्स मैटर इकोनॉमिकली, द इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर कोड्स. सो इंडिया फेसेस अ मैसिव लेबर चैलेंज, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज. इंडिया फेसेस अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट चैलेंज. अबाउट 12 million people, that is around 1.2 crore people, about 12 million people enter the workforce every year. According to the economic survey, India must create around 78.5 lakh non-farm jobs annually till 2030. तो देखो भारत में ना हर साल 1.2 करोड़ नया वर्कफोर्स, दे लाइक 1.2 करोड़ पीपल दे एंटर द वर्कफोर्स. लाइक वो लोगों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो नाउ दे आर जस्ट लुकिंग फॉर जॉब, they are ready to enter the workforce. According to the economic survey, India must create 78.5 lakh non-farm jobs annually till 2030. तो भारत को 2030 तक हर साल 78.5 लाख जॉब्स, नॉन फार्म जॉब्स, ऐसी जॉब्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, क्रिएट करनी पड़ेगी टू accommodate the workforce. Now employers they argue that, employers मतलब जो काम देते हैं, जो रोजगार देते हैं, लाइक फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, दे आर एम्प्लॉयर्स. तो एम्प्लॉयर्स की ये शिकायत है, या दे आर्ग्यू लाइक जो भारत का लेबर लॉ है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एंड कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज
इट डिस्करेज फॉर्मल हायरिंग, रिजिड कंप्लायंस, इट प्रमोटेड इनफॉर्मेलिटी। तो जो लेबर लॉज हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिसकी वजह से हायरिंग, फॉर्मल हायरिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट है। लेबर लॉ में काफ़ी सारे रिजिड कंप्लायंसेस हैं, जिससे की वजह से employers they try to escape those compliances and they want like they move towards informality। तो काफी सारे जो प्रोसेसेस हैं उसको वो फॉर्मल तरीके से ना करके इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, बैकग्राउंड में कर रहे हैं, बैकड्रॉप में कर रहे हैं, क्योंकि compliances काफी रिजिड हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लेबर लॉज। एंड इन्वेस्टमेंट एंड स्केल वेर कॉन्स्ट्रेंट। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अ, भारत में हर साल 1.2 करोड़ नया वर्कफोर्स एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू क्रिएट अराउंड 78.5 लाख नॉन फार्म जॉब्स एवरी ईयर टिल 2030। एंड जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, दे हैव गॉट रिजिड compliances, जिसकी वजह से फॉर्मल हायरिंग इज डिस्करेज्ड, इट लाइक informality is favored by the industries, and investment and scale are constrained। एंड उसके तहत भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये फैसला किया कि देर इज अ नीड टू रिफॉर्म द, ब्रिंग अबाउट लेबर रिफॉर्म्स। एंड सरकार ने क्या किया, जो 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज थे दे कंसोलिडेटेड इनटू 4 लेबर कोड्स। तो 4 नए लेबर कोड्स का इंट्रोडक्शन किया। सो द लेबर कोड्स, सो दे आर बेसिकली इंडियाज बिगेस्ट लेबर रिफॉर्म इन डेकेड्स। एंड ये जो भी लेबर रिफॉर्म है, जो नए 4 नए लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस करे गए, इसका मेन एम क्या है, टू मॉडर्नाइज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टू एनहांस वर्कर प्रोटेक्शन, and to improve the ease of doing business। That is how we can improve the ease of doing business, how the labor code is improving the ease of doing business by reducing compliance burden and also boosting investment। So the idea is that ये जो भी लेबर कोड हैं, 4 नए लेबर कोड, तो दे आर इंडियाज बिगेस्ट लेबर रिफॉर्म इन डेकेड्स। एंड ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, इट इज मॉडर्नाइजिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो करंट एम्प्लॉयर्स हैं उनकी काफ़ी शिकायतें थी विद रिगार्ड्स टू द एग्जिस्टिंग लेबर लॉज। एंड उसके तहत जो नए लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, इट इज मॉडर्नाइजिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इट इज एनहांसिंग द वर्कर प्रोटेक्शन, and it is also improving the ease of doing business by reducing the compliance burden and by boosting investment। अब हम डिस्कस करेंगे वाई लेबर यूनियंस रिमेन अनईजी। मतलब लेबर यूनियंस को काफ़ी शिकायतें हैं विद द न्यू लेबर कोड्स, एंड वही हम डिस्कस करेंगे वाई इज इट सो। तो लेबर यूनियंस का ये कहना है कि इन द न्यू लेबर कोड्स द गवर्नमेंट इग्नोर्ड द प्रो वर्कर रिकमेंडेशंस of the second National Commission on Labor submitted in 2002। तो बेसिकली लेबर यूनियंस की ये शिकायत है कि जो सरकार है, वाइल फार्मिंग द लेबर कोड्स, इट टोटली इग्नोर्ड द प्रो वर्कर रिकमेंडेशंस। प्रो वर्कर मतलब ऐसी रिकमेंडेशन जो लेबर्स के लिए काफी, लेबर्स के हित में हो। प्रो वर्कर, प्रो वर्कर मतलब लेबर्स के हित में हो, जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं उनके हित में हो, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो लेबर्स हैं उनके हित में हो। तो सरकार ने प्रो वर्कर रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, तो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो विच was सबमिटेड ऑन 2002, इन द ईयर 2002, इट गेव सम प्रो वर्कर रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग लाइक फिक्स वेज होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, वर्क आवर्स के बारे में बात करी गई, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करी गई। तो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर
which was submitted in the year 2002, it had many pro worker recommendations, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्कर के हित में था, वो सारे पॉइंट्स। एंड लेबर यूनियंस की ये शिकायत है कि सरकार ने, अभी की सरकार है, वाइल फार्मिंग द लेबर कोड्स दे टोटली इग्नोर्ड इट। अब लेबर यूनियंस का ये कहना है कि जो नए लेबर कोड्स बनाए गए हैं, इन दैट देर इज अ इरोजन ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अब वाई देर इज अ इरोजन ऑफ जॉब सिक्योरिटी, लेट अस सी दैट व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर दैट। हम कैसे कह सकते हैं कि नए लेबर कोड में जॉब सिक्योरिटी पे खतरा है, इरोजन ऑफ जॉब सिक्योरिटी, व्हाई इज इट सो? लेट अस सी। तो सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेज्ड थ्रेशोल्ड्स फॉर लेऑफ्स। इसका क्या मतलब है समझते हैं। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, हमने डिस्कस किया था, इसने जो है, इसने क्या किया, ले ऑफ का जो थ्रेशोल्ड है उसको 100 से 300 वर्कर्स में कर दिया। पहले 100 वर्कर्स था, इसको 300 वर्कर्स में कर दिया। इसका मतलब समझते हैं, इसका क्या मतलब है जो मैं कह रहा हूँ, ये थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है, ले ऑफ थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो देखो बात ऐसी है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी एक बिजनेस यूनिट जिसमें 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर एम्प्लॉयर फैक्ट्री ओनर, बिजनेस ओनर या इंडस्ट्री ओनर को ले ऑफ करना अगर होता था, तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर ले ऑफ करना पड़ता था तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी वहां पे भी कंप्लाइंसेस का था रोल। छोटी छोटी फैक्ट्रीज में जहाँ पे 100 वर्कर्स काम करते हैं, 100 या 100 से ज्यादा, तो उनको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब नया जो जॉब कोड है, नया जो लेबर कोड है, उसके तहत इस थ्रेशोल्ड को 100 वर्कर से 300 वर्कर्स कर दिया। इसका मतलब अब ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे 300 लोग काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रीज एंड उन्हीं एम्प्लॉयर्स को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी विद रिगार्ड्स टू ले ऑफ्स। एंड जो छोटे यूनिट्स हैं, जो छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जहाँ पे 300 से कम वर्कर्स काम करते हैं, वो अपने मन से ले ऑफ का डिसीजन ले सकते हैं। एंड यहाँ पे बिल्कुल एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि जॉब सिक्योरिटी पे खतरा आ गया, क्योंकि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे कि 300 से कम लोग काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे 300 से कम लोग काम करते हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, या जो वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है, वो अब्रप्टली जितने चाहे उतने ले ऑफ कर सकता है, उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि भारत में मोर देन आई थिंक 80% जो भी आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, उसमें 300 से कम लोग काम करते हैं। लाइक देर आर जो मेजर चंक ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस हैं, they have employees less, number of employees less than 300, number of workers less than 300। एंड तो जो मेजर चंक ऑफ इंडिया का, जो अगर हम पूरे इंडस्ट्री का इकोसिस्टम की बात करें, तो जो मेजर चंक है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी का इरोजन हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है, ही कैन बी फायर्ड। वहाँ पे मैसिव ले ऑफ हो सकता है, क्योंकि अब एम्प्लॉयर को सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दूसरा भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे सीधा सीधा कंसेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी लेबर कोड बने हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, द लेबर कोड्स, इट लीगलाइज्ड फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एनी जॉब टाइप। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे जो परमानेंट जॉब है वो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अब अंडर द न्यू लेबर कोड्स, जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, लाइक द फैक्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज, द बिजनेसेस, व्हाट दे कैन डू, दे कैन हायर एम्प्लॉयज, दे कैन हायर वर्कर्स, दे कैन हायर लेबर्स अंडर द फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, दे कैन हायर। सो लेबर कोड हैज लीगलाइज द फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एनी जॉब टाइप। पहले ऐसा नहीं था।
पहले तो क्या होता था कि एक तरीके की परमानेंट जॉब गारंटी हुआ करती थी, क्योंकि कोई एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। पहले क्या होता था कि जॉब से निकालना थोड़ा सा टफ प्रोसेस था, क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी फॉर ले ऑफ्स। बट अब छोटी यूनिट्स जो हैं, जो मोर देन 80% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स दे वर्क इन स्मॉल यूनिट्स वेयर द नंबर ऑफ वर्कर्स इज लेस देन 300। एंड अब वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी आपकी लूज हो गई है। एंड साथ में फिक्स द टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब लेबर कोड जो है उसने क्या कर दिया, फिक्स द टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एनी जॉब टाइप, इसको भी लीगलाइज कर दिया है। इसका मतलब अब जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, दे कैन हायर द लेबर्स फॉर अ फिक्स टर्म, लाइक 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल। एंड इससे दिक्कत क्या है, इससे दिक्कत ये है कि जो परमानेंट जॉब का जो एक सिक्योरिटी था वो चला गया। तो इरोजन ऑफ जॉब सिक्योरिटी। द न्यू लेबर कोड्स, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, or rather it imposed restrictions on trade union rights। तो बेसिकली अब हो क्या गया, अंडर द न्यू लेबर कोड द रजिस्ट्रेशन हैज बिकम डिफिकल्ट। अब रजिस्ट्रेशन डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि अंडर द न्यू रूल कोई भी अगर ट्रेड यूनियन है, इट शुड हैव एटलीस्ट 10% ऑफ वर्कर्स और एटलीस्ट 100 मेंबर्स, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा दैट इज एलिजिबल। तो देखो बात ऐसी है कि अब अगर ट्रेड यूनियन बनाना है, लाइक मान के चलो कोई बड़ी इंडस्ट्री है, अब वहाँ पे लेबर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स वहाँ पे ट्रेड यूनियन अगर उनको बनाना है तो उस यूनियन में कम से कम 10% ऑफ द वर्क फोर्स शुड बी द पार्ट ऑफ दैट यूनियन। तभी जाके ट्रेड यूनियन वो लीगल होगा, तभी जाके वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो पाएगा। तो इससे दिक्कत क्या आ गई, जो छोटे यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स, वहाँ पे वर्कर्स रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। क्योंकि आप मान के चलो कि एक ऐसी स्मॉल फैक्ट्री जहाँ पे 50-60 वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे ट्रेड यूनियन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो नाउ द रजिस्ट्रेशन विल बी डिफिकल्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू ट्रेड यूनियन अंडर द न्यू कोड्स, न्यू लेबर कोड। नाउ देर इज ऑल्सो अ स्ट्राइक रिस्ट्रिक्शंस। तो जो नया लेबर कोड है उसके तहत 14 डे नोटिस देना पड़ेगा प्रायर टू द स्ट्राइक। तो अब जो नया लेबर कोड है उसके तहत अगर किसी भी ट्रेड यूनियन को एक पीसफुल स्ट्राइक करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो मैंडेटरी, लाइक 14 डे नोटिस फॉर ऑल स्ट्राइक्स, एंड इट इज मैंडेटरी, इट्स कंपल्सरी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर उन स्ट्राइक्स पे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। देन दैट स्ट्राइक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेंट or illegal strikes. For a legal strike, for a legal peaceful protest, now the new protocol under the labor code is the trade union should give a submit a 14-day notice prior to the strike। and एक और काफी बड़ा चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ ट्रेड यूनियन बिकॉज ऑफ द न्यू लेबर कोड, दैट इज रिकॉग्निशन बैरियर्स। अब देखो अगर किसी भी ट्रेड यूनियन को, if it needs to be recognized, so to be recognized as the sole negotiating union, a trade union must represent 51% of the workforce। इसका क्या मतलब है समझते हैं? देखो बात ऐसी है ना कि देखो कोई भी मुद्दा हो जाता है, लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब इंडस्ट्री ने कोई नया कानून वो लेके आ गए, कोई इंटरनल पॉलिसी वो लेके आ गए। अब जो वर्कर्स हैं दे आर अगेंस्ट दैट। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। इंडस्ट्री ने एक नया रूल लागू कर दिया कि सुबह 8 बजे आना होगा। नॉर्मली 10 बजे वो फैक्ट्री खुलती थी, 10 बजे वॉज द एंट्री टाइम। अब उसको 8 बजे कर दिया। अब इंडस्ट्री ने तो ये रूल बना दिया, अब या तो आप ये रूल फॉलो करो, या फिर आप की सैलरी कटेगी अगर आप लेट आओगे, या फिर आपकी जॉब चली जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब
ये जो भी एक रूल है 8 बजे वाला, ये हो सकता है कि ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनह्यूमन हो, या भाई भरी ठंड में सुबह 8 बजे आप बुला रहे हो, तो एक तरीके से तो मोस्ट ऑफ द जो वर्कर्स हैं वो इसके खिलाफ हैं, दे आर अगेंस्ट इट। एंड वहाँ पे फिर यही कंसेप्ट फॉलो होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, कि दे अंडरगो अ स्ट्राइक, दे अंडरगो अ पीसफुल प्रोटेस्ट, जहाँ पे कि वो स्ट्राइक का मतलब क्या है, वो उस दिन काम नहीं करते हैं, वो काम बंद कर देते हैं। तो फिर भाई इंडस्ट्री इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है, ओनर है, उसको भी वो भी सरप्राइज हो जाता है, वो भी परेशान हो जाता है कि काम इन्होंने बंद क्यों कर दिया। देन ही विल लिसन टू देयर कंसर्न। तो फिर उसको समझ में आता है मैनेजमेंट को कि अच्छा 8 बजे इज द प्रॉब्लम। देन सम नेगोशिएशन विल बी डन। तो इंडस्ट्री कहती है कि 10 बजे नहीं, मतलब आप ऐसा करिए 9 बजे आ जाइए। तो एक कॉमन लाइक मिडल पॉइंट में एक नेगोशिएशन हो जाएगा, एंड पीसफुल तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो इंडस्ट्रीज में जब भी कोई भी इस तरीके का कंसर्न होता है, तो ट्रेड यूनियन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोल नेगोशिएटिंग यूनियन, दैट ट्रेड यूनियन और दैट यूनियन मस्ट रिप्रेजेंट 51% ऑफ द वर्कफोर्स। तो अगर किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं, तो उस यूनियन में कम से कम 250 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तब जाके वो जो 250 से ज्यादा लोगों का जो यूनियन होगा, उसकी बात को माना जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बात तो मानना वो बात की बात है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर द न्यू लेबर कोड। अगर हम अदर शॉर्टकमिंग्स की बात करें, दैट इज एक्सक्लूजन्स फ्रॉम सेफ्टी एंड सोशल प्रोटेक्शंस। तो यहाँ पे बेसिकली जो नया लेबर कोड है, इट इज लाइक इंट्रोड्यूसिंग सम एक्सक्लूजन्स फ्रॉम सेफ्टी एंड सोशल प्रोटेक्शंस। लेट अस लुक एट दैट। तो सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड चेंजेस। अब देखो, अंडर द न्यू लेबर कोड्स, many of the protections under the occupational safety, health, and working conditions. So many of the protections guaranteed under the occupational safety, health, and working conditions code. Now it will be applied only to factories with 20 वर्कर्स। मतलब किसी भी फैक्ट्री जिसमें कम से कम 20 वर्कर्स होंगे विद पावर, तब जाके ये जो कोड है, OSHWC कोड, उसके तहत जो भी प्रोटेक्शंस होगा इट विल बी गिवन। या फिर फैक्ट्रीज विद 40 वर्कर्स विदाउट पावर। तो बेसिकली जो लेबर यूनियंस है, उनकी ये शिकायत है कि इस कदम से जो छोटे यूनिट्स हैं जिसमें 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, दे विल गेट एक्सप्लॉइटेड, बिकॉज they will not be given the occupational safety, health, and working conditions benefits. So smaller units will get exploited. And एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो मिलियंस ऑफ वर्कर्स विल गेट अफेक्टेड। बिकॉज भारत में अगर हम एमएसएमई की भी बात करें, तो बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हैं बड़ी मात्रा में, जिसमें 20 से कम लोग काम करते हैं। तो जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, so millions of laborers, millions of workers work over there, and all of them, like they will be उनसे छीन लिया जाएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड के तहत जो प्रोटेक्शन, जो बेनिफिट्स मिलने थे, वो नहीं दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू लेबर कोड। तो ये भी एक एग्जाम्पल है लाइक हाउ द न्यू लेबर कोड इज एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूजन्स फ्रॉम सेफ्टी एंड सोशल प्रोटेक्शंस। अगर हम गिग एंड इनफॉर्मल वर्कर्स की बात करें, तो बेसिकली गिग एंड इनफॉर्मल वर्कर्स, देखो गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्कर्स जिनका फिक्स टाइम नहीं है और फिक्स सैलरी नहीं है, जितना काम करेंगे उस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, उसको कहते हैं गिग वर्कर। अब भारत में एक गिग इकोनॉमी आ रही है, ये जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं आपके,
amazon जोमेटो स्विगी या कैब ड्राइवर्स हो गए, ये सब गिग वर्कर्स हैं। उनको उनका कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है जब उनको काम करने कर सकते हैं। एंड उनका जो पे आउट होगा वो भी उनके काम के हिसाब से होगा, जितना काम किया उस हिसाब से उनको पे मिलेगा। फिक्स पेमेंट का भी कोई उसमें कंसेप्ट नहीं है। सो दैट इज द गिग वर्कर्स। तो भारत में गिग एंड इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या हमको मतलब देखने को मिल रही है कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक तरीके से गिग इकोनॉमी पिक्चर में आ रही है। एंड अभी हाल ही में राज्यसभा में अभी विंटर सेशन में राघव चड्ढा ने भी इस चीज पे मुद्दा उठाया था रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स। तो जो नया लेबर कोड है, जो नया लेबर कोड है, इट रिकॉग्नाइजेस द गिग वर्कर्स। सो लेबर कोड्स ऑफर रिकॉग्निशन टू गिग and platform workers. But the problem is labor codes do not provide enforceable rights to minimum wages. मतलब जो नए लेबर कोड्स हैं, दे ऑफर रिकॉग्निशन टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स बट दे डू नॉट प्रोवाइड enforceable rights to minimum wages, and also they do not provide mandatory social security for gig workers, gig and informal workers. अब अगर हम और कंसर्न्स की बात करें, सो जो नया लेबर कोड है, it is having an impact on wages and working hours. So basically under the new labor code, so it is reduced take home pay. देखो इसका मतलब ये है कि a new definition of wages। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू लेबर कोड जो भी वेतन दिया जाएगा उसमें से एक हिस्सा काट लिया जाएगा इन द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो लॉन्ग रन में तो एक अच्छा कदम है ये, भाई रिटायरमेंट के बाद भाई फंड मिलेगा। बट इसकी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इट इज रिड्यूसिंग टेक होम सैलरीज। लाइक अभी अभी अगर 10,000 रुपये मिलती थी, तो अब 9,500 मिलेगी या 9,000 मिलेगी, क्योंकि 500 और 1,000 रुपये हर महीने कटते जाएंगे एंड वो प्रोविडेंट फंड में जुड़ते जाएंगे, सो दैट रिटायरमेंट के टाइम एक साथ वो दी जाएगी। तो लेबर कोड इज बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग न्यू डेफिनेशन ऑफ वेजेस, जिसके तहत टेक होम सैलरी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एंड व्हाई इट इज पेनफुल? बिकॉज हम देख रहे हैं ना महंगाई कितनी बढ़ गई। लाइक महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। महंगाई को मेजर करने के लिए आप लोग नंबर्स मत देखिए, आप ग्रोसरीज अपनी देखिए। जो चीज पहले 80 रुपए की आती थी अब वो 160 रुपए की आती है। मतलब हर चीज का दाम डबल हो गया। तो महंगाई बढ़ी है। तो जो पहले इंसान कमाता था, अब अगर वो उसकी कमाई उतनी ही है, तो वो बचत तो कर नहीं पा रहा है, बल्कि खर्चे भी उसके हो सकता है सही से नहीं निकल रहे हो। तो दैट इज द एंड उसके तहत जो नया लेबर कोड है, व्हाट नाउ इट विल बी डूइंग इज दैट वेजेस में से एक हिस्सा काट लिया जाएगा फॉर द प्रोविडेंट फंड, एंड टेक होम सैलरी और कम हो जाएगी। एंड दैट्स वाई लेबर यूनियंस आर अनहैप्पी विद दिस। इसके साथ साथ अगर हम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की बात करें, तो जो नए लेबर कोड है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, इट अलाउज द एम्प्लॉयर्स, इट अलाउज द इंडस्ट्रीज, इट अलाउज द फैक्ट्रीज टू स्प्रेड ओवर टाइम। स्प्रेड ओवर टाइम का क्या मतलब है उसको समझते हैं। तो देर आर प्रोविजंस फॉर स्प्रेड ओवर टाइम अंडर द न्यू लेबर कोड। स्प्रेड ओवर टाइम का मतलब है एक तरीके का ओवर टाइम जहाँ पे कि 12 घंटे तक भी काम कराया जा सकता है। when if and when needed, तो spread over time it could enable 12 hour work days। तो एक तरीके से हमने एक टूल दे दिया, एक हथियार दे दिया टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। क्योंकि भाई अगर आप 12 घंटे कोई फैक्ट्री काम करवाएगी किसी वर्कर से, पहले जो 9 घंटे करता था अब अगर उसको 12 घंटे करने को बोला जाए, तो ये एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन है। एंड
नए लेबर कोड के हिसाब से इट हैज प्रोविजंस which enable spread over time, wherein employers could like have 12-hour work days for their workers. एंड एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से लेबर यूनियंस खुश नहीं है, दैट इज लैक ऑफ जेन्युइन कंसल्टेशन। तो जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, दे हैव क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू होल्ड अ फॉर्मल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फॉर अ डेकेड। तो बेसिकली बात ऐसी है कि जब से मोदी सरकार आई है लाइक 2014, एक बार भी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, एंड विदाउट कंसल्टिंग विद द वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स इतना बड़ा इंडिया का बिगेस्ट लेबर रिफॉर्म्स कर दिया गया। लाइक लेबर कोड का इंट्रोडक्शन कर दिया गया ना, लेबर कोड को लाइक पास कर दिया गया। तो नए लेबर रिफॉर्म्स, एंड दैट टू विदाउट कंसल्टिंग वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये एक बहुत लाइक एक ऐसी घटना है जिससे कि सब लाइक लेबर यूनियंस दे आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बिफोर मोदी गवर्नमेंट लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जहाँ पे कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठते थे, सरकार, लेबर यूनियंस, इवन स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, so all used to sit and discuss their concerns, discuss their issues, discuss new ideas, and talk about the welfare. It is more like a win-win situation for all. Win-win for the employees, win-win for the employers, win-win for the government, and hence win-win for the country. But unfortunately, आफ्टर मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, एक बार भी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। तो पिछले लाइक 10 साल से ज़्यादा हो गए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। एंड ये भी एक चीज़ है बिकॉज विच इज़ मेकिंग द लेबर यूनियंस अनईजी। एंड इन सब शिकायतों के तहत या इन सब शिकायतों के चलते लाइक द लेबर यूनियंस दे आर नॉट हैप्पी with the new labor codes because of all these points. A joint platform of 10 central trade unions has called for a nationwide general strike on February 12, 2026. And the demand is the revision of the codes. तो बेसिकली बात ऐसी है कि 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने डिसाइड किया है कि वो इकट्ठे हुए, एंड उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे भारत में 12 फरवरी को एक जनरल स्ट्राइक होगी, जहाँ पे जो वर्कर्स होंगे ये लोग अब काम पे नहीं जाएंगे। एंड उनकी डिमांड यही है कि जो लेबर कोड इस साल जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, दे नीड सम रिविजन्स इन दैट। तो कुछ चीज़ें वो चाहते हैं कि रिमूव हो जाए, कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाए। सो दैट इज देयर डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। नाउ वर्क इट सेल्फ इज ट्रांसफॉर्मिंग, and let us see how it is. So, in the current scenario, we can see the growth of gig and platform work. Now, like this gig and platform work, it is generating like huge job opportunities. क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ओला उबर ये जितने डिलीवरी वाले हैं, तो हर कोई आजकल पार्ट टाइम भी काफी सारे लोग कर रहे हैं ये सब काम। तो नाउ वी आर सीइंग द ग्रोथ ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्क। नाउ वी आर सीइंग द ग्रोथ ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कि फिक्स्ड जॉब का कंसेप्ट चला गया, रेदर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। एंड द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल डिजिटल लेबर। इनफॉर्मल डिजिटल लेबर जैसे अब आपके अर्बन क्लैप हो गया, या आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए जहाँ पे यू कैन लाइक हायर सर्विसेज, लाइक आपको कारपेंटर चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, यू कैन गेट इट। सो दैट्स अ इनफॉर्मल डिजिटल लेबर। या फिर आपको ट्यूटर चाहिए, यू कैन गेट इट। आपको शेफ चाहिए, कुक चाहिए फॉर एग्जाम्पल,
and we are also seeing some like very big disruptions because of disruptions from, so artificial intelligence is a very big disruptor. So work is transforming because of artificial intelligence also. तो बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब 10 लोगों का काम एक लोग कर पा रहा है, एंड हमको मैसिव ले ऑफ देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन आईटी कंपनीज आपको मैसिव ले ऑफ देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ artificial intelligence. Because now artificial intelligence, it can write code, it can generate images, it can generate creative medias. Artificial intelligence, it can create state of the art strategies. Apart from artificial intelligence, एक और बहुत बड़ा जो चैलेंज है दैट इज द क्लाइमेट शॉक्स. बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट शॉक्स ऑल्सो, लाइक चेंजिंग वेदर पैटर्न, हम कह रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इट इज ऑल्सो डिसरप्टिंग द वर्क. एंड वार wars and global supply chain breaks, it is also disrupting the work. Now we can see that traditional ideas of employee, employer, wage, workplace, so they are getting blurred. And why it's getting blurred? देखो बात ऐसी है, अगर हम गिग वर्क की बात करें या इनफॉर्मल डिजिटल लेबर की बात करें, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, इट इज लाइक अ वेरी वेरी बिग कंपनी, जहाँ पे कोई आप किसी एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, कोई मैनेजर आपका बॉस नहीं है. यू आर नॉट रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर, रादर यू आर रिपोर्टिंग टू अ टेक्नोलॉजी, टू अ ऐप. क्योंकि ये जितने भी गिग वर्क है, प्लेटफॉर्म वर्क है या इनफॉर्मल डिजिटल लेबर है, वहाँ पे एम्प्लॉय इज इंटरेक्टिंग विद द ऐप. तो वहाँ पे एम्प्लॉयर का कंसेप्ट ही चला गया, वहाँ पे टाइमिंग का कंसेप्ट चला गया. भाई जब मन आपको करना है, जब आपका काम करने का मन है, आप काम कर सकते हैं. वर्क प्लेस का कंसेप्ट चला गया, अब आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. आपको कहीं, आजकल तो रिमोट जॉब आ गई, रिमोट वर्क का कंसेप्ट आ गया. एंड ये जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्क है, यहाँ पे वर्क प्लेस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया. यू कैन वर्क फ्रॉम वेर एवर यू वांट. तो टाइमिंग्स का कंसेप्ट चला गया, वेज का भी कंसेप्ट चला गया. यहाँ पे कोई मतलब होता है ना सैलरी, मंथली सैलरी, फिक्स सैलरी, वो सब कंसेप्ट चला गया. आपने जितना काम किया, भी अगर जितनी आपने डिलीवरीज दी, लाइक गिग वर्कर अगर कोई है तो कितनी उसने डिलीवरी दी, कितने उसने राइड्स कंप्लीट किए. इनफॉर्मल डिजिटल लेबर है तो उसको जो भी टास्क असाइन था क्या उसने किया, उसके बेसिस पे उसको पे आउट मिलेगा. एंड उसका भी पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है. फ्रॉड का कोई कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है. तो because of technology, the traditional ideas of employee, employer, wage, workplace, and अब ये जो गिग वर्कर्स हैं उनको हम एम्प्लॉय भी नहीं कह सकते. वो तो बल्कि इंडिपेंडेंट है, वो खुद के राजा बन गए. उनको जब काम करने का मन किया काम किया, तो उसके बाद काम करने का मन नहीं कर रहा तो रेस्ट किया. तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन द वर्क विच वी आर सीइंग, चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्क. अब हम डिस्कस करेंगे द मिसिंग इंस्टीट्यूशन, ट्राइपार्टाइट डायलॉग. तो बेसिकली भारत में अ, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं यहाँ पे. अगर हम इसकी बात करें, सो वी हैव गवर्नमेंट, वी हैव एम्प्लॉयर्स, दैट इज द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एंड वी ऑल्सो हैव वर्कर्स. तो भारत में हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता था, जहाँ पे कि ये तीनों बैठते थे, गवर्नमेंट बैठती थी, एम्प्लॉयर्स बैठते थे, वर्कर्स बैठते थे, एंड एक अच्छा डिस्कशन होता था. एंड इस डायलॉग का मेन पर्पस क्या है? टू मैनेज लेबर रिफॉर्म्स, दैट वाज द मेन पर्पस. भारत में there is a key forum called as Indian Labour Conference, and Indian Labour Conference, it met 46 times between 1940 and 2015. So from the year 1940 to 2015, 46 times इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ. एंड जब से नई मोदी की सरकार बनी है, लाइक 2014,
सो दिस इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हैज नॉट बीन कन्वीन्ड सिंस 2015। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि मतलब लेबर रिफॉर्म करने से पहले ये तीनों स्टेक होल्डर से मीटिंग करी जाएगी, ये डायलॉग किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स, गवर्नमेंट इट डिड द बिगेस्ट लेबर रिफॉर्म्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेबर कोड्स। तो 4 लेबर कोड्स सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, जिसने क्या किया, एग्जिस्टिंग लेबर लॉस, 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉस को कंसोलिडेट कर दिया अंडर द 4 लेबर कोड्स। अब देखो प्रॉब्लम क्या है वो हम समझते हैं कि अगर लेबर मतलब अगर कंसल्टेशन अगर नहीं करते तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज लेबर अनरेस्ट, स्ट्राइक्स। अगर कंसल्टेशन नहीं होता है प्रॉपर, तो जैसे फार्मर प्रोटेस्ट अगर आपने देखा था, तो उसमें भी जो फार्म बिल्स सरकार लेके आई, तो उससे पहले किसानों से अच्छे से कंसल्ट किया ही नहीं। एंड जब वो बिल पेश कर दिया गया, जब वो बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और जब स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद सरकार ने कितने टॉक्स किए किसानों के साथ। बल्कि वो टॉक्स पहले करने चाहिए थे, सो दैट कुछ भी उसमें 19-20 या नेगोशिएशन का जो भी स्कोप होगा, इट शुड बी रिजॉल्व एंड देन इट शुड बी पब्लिश्ड और इम्प्लीमेंटेड और पास्ड। एंड लेबर अनरेस्ट इज जस्ट वन फैक्टर। इसके साथ साथ एक तरीके का मेस क्रिएट होगा ना, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, पीस एंड हार्मोनी डिस्टर्ब होगी। अब हम डिस्कस करेंगे वाई स्टेट्स मैटर इन लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, लेबर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, एंड सिंस लेबर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, while drafting the labor laws, both the central government and state government plays a role. And why state government should play a role? That's the question. That's what we are discussing. कि लेबर लॉज में भाई केंद्र सरकार लॉ बना दे, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो उसका आंसर ये है कि भारत का जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इट डिफर्स वाइडली। वी हैव इंडस्ट्रियल स्टेट्स, लाइक वी हैव मेनी स्टेट्स जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, लाइक गुजरात। और वी हैव एग्रेरियन स्टेट्स, जहाँ पे कि इंडस्ट्रीज तो नहीं है बट एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, लाइक पंजाब, बिहार। वहाँ पे इंडस्ट्रीज तो आपको कम देखने को मिलेगी बट एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज एग्रेरियन स्टेट्स। एंड वी हैव इंडस्ट्रियल स्टेट्स लाइक गुजरात, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। इन इंडिया वी हैव MSME heavy regions versus large मैन्युफैक्चरिंग हब्स। मतलब वी हैव रीजन्स जहाँ पे बहुत सारे MSMEs हैं, एंड वी ऑल्सो हैव रीजन्स वेयर वी हैव लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हब्स। तो भारत बहुत डाइवर्स है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके का इकोनॉमी है। लाइक कहीं पे एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, कभी कहीं पे इंडस्ट्रीज डोमिनेट करता है, इंडस्ट्रीज में भी कहीं पे MSME डोमिनेट करता है, तो कहीं पे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हब्स डोमिनेट करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, अगर हम यहाँ पे लेबर लॉस की बात करें तो डिफरेंट है। देखो, एग्रेरियन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो लेबर लॉ होगा, इट इट हैज टू बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इंडस्ट्रीज का लेबर लॉ। क्योंकि फार्मर एंड एक वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करता है, दोनों अलग तरीके के एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वो दोनों अलग तरीके की प्रॉब्लम से फेस करते हैं। एंड इंडस्ट्री में भी, MSME में जो लेबर काम करता है, वर्कर काम करता है, या फिर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हब में जो वर्कर काम करता है, अलग अलग चैलेंजेस दे फेस। एंड दैट इज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, एक जेनरिक फ्रेमवर्क बनाना। एंड स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, उसके स्टेट के हिसाब से, स्टेट स्पेसिफिक तरीके से उसमें नए क्लॉज ऐड करना, उसको रिवाइज करना, एंड उसको एडाप्टेबल बनाना, सो दैट वो जो लेबर लॉ होगा, इट शुड बी अडेप्टेड टू दैट स्टेट।
तो यहाँ पे इसलिए जब भी कोई भी लेबर रिफॉर्म की हम बात करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट पिक्चर में आना चाहिए। तो स्टेट्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट along with employers, these are like industry owners, factory owners, industry owners plus workers. So all these three stakeholders should come under a platform, that is the Indian Labour Conference, to discuss and manage labor reforms. And उसके हिसाब से ही labor reform should be done so that the process will be very peaceful. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, सरकार ने कंसल्ट किए बिना, विदाउट एनी इंटरेक्शन, लेबर कोड बना दिए। एंड हमको देखने को मिल रहा है कि अब जो वर्कर्स हैं, लेबर यूनियंस हैं, वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी। तो साथियों, हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। हमने काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया एडिटोरियल को। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्केल अप आईएएस। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम।